तो हेलो जूनियर्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जहां पे अगर आप सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, तो पहला दिन से लेकर के और एडमिशन लेने तक का सफ़र पूरा आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो आज मेरे साथ मेरे कॉलेज के कुछ जूनियर्स हैं, जिनसे आज आप लोग का बात कराने वाला हूं। और ये वही जूनियर्स हैं मेरे जो आपके अब सीनियर होने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस बार जीकअप का फॉर्म भर करके एडमिशन ले रहे हो, तो हमारे कॉलेज में आने के बाद से यही लोग हैं जो आपको बतौर सीनियर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग का जो डाउट होता है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो एडमिशन को लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करने वाला हूँ, जो अभी तक अगर जो लोग पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई नहीं किए होंगे या फिर जो लोग अप्लाई कर दिए होंगे, तो सबसे पहला जो डाउट आता है कि अगर कोई एक लड़का जो अभी 10th या 12th पास करके निकला है और अगर वो चाहे कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एक जेकअप द्वारा एक फॉर्म आता है जिसको उसको फिल करना रहता है। और उस फॉर्म में और वो फॉर्म लगभग फरवरी टू अप्रैल के बीच फिल होता है, जिसमें उस फॉर्म में उस एग्ज़ाम में जेकअप के उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और उसमें 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं। और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। तो नॉर्मल कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा 10th लेवल पे ही आता है। एनसीईआरटी नॉर्मली अगर हम पढ़े तो तैयारी हो जाती है। यस। तो नॉर्मल बस एनसीईआरटी का एनसीईआरटी क्लास 10 लेवल। उसके बाद जब एडमिट बिल्कुल बेसिक्स आता है। और एडमिट कार्ड जब आता है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद से फिर एंट्रेंस देने जाना होता होगा। यस सर। जब तो आगे शिवम, तुम हमको ये बताओ कि जब एग्ज़ाम हम दे देते हैं अपना जा करके, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट पे रैंक कार्ड भी आता होगा। तो कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है उसका? सर अभी तो मतलब जैसे आप एग्ज़ाम दे देते हो तो एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहले आपने जो एग्ज़ाम दिया, आपने जो आंसर उसमें फिल किए हैं, उसका आंसर की आता है। सो कि मतलब आपने जो एग्ज़ाम मतलब जो आंसर आपने दिए हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने आंसर ये सही दिया है और गलत मतलब कॉपी जो कंप्यूटर द्वारा वो की गई चेक की गई है वो गलत है, तो आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो 5-6 दिन ये ऑब्जेक्शन का पोर्टल खुला रहता है। फिर उसके मतलब 10 to 50 डेज़ बाद स्कोर कार्ड मतलब वो कर दिया जाता है कि आपने मतलब हाँ रिजल्ट जारी होता है सब कि आपने इतना और वो प्राप्त किया है। फिर उसके कुछ दिनों बाद रैंक कार्ड आ जाता है आपका, जो मतलब कि आपने 2000 रैंक या 5 जो भी मतलब रैंक आपने ऑब्टेन किया रहता है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। और अच्छे रैंक आने से अच्छा कॉलेज मिलता है। अगर मतलब जैसे कि अलग यूपी का अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लखनऊ की बात कर लें, हीवेट की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, गोरखपुर, इन सबको मतलब सभी स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक का एक इंट्रेंस एग्जाम देते हैं सभी सोचते हैं कि मुझे यही कॉलेज मिले। तो इसके लिए अंडर 1000 रैंक मतलब अच्छा रैंक अंडर 1000 रैंक के अंदर जो रहते हैं बच्चे, उनको इसमें अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे रिजल्ट आने के बाद से एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, तो काउंसलिंग के बाद डीवी भी होता है। तो वो थोड़ा सा बता दो ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। तो मतलब जो पोर्टल मतलब 7 राउंड का पोर्टल होता है, मतलब 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, यानी 15 या 20 दिन का फर्स्ट राउंड चलता है, फिर 15 ऐसे करके मतलब 2-3 महीने तक ये काउंसलिंग चलती है। यानी आपको जो कॉलेज चूज करना है, सपोज डैट कि मेरा रैंक आया 5 या फिर 10 ऐसे कुछ मेरा रैंक आया और मैं सोचता हूँ कि मुझे हीवेट मिल जाए या फिर लखनऊ मिल जाए, तो उसके लिए उस पर मैं मतलब जिस ब्रांच जैसे ब्रांच का भी होता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए या मैकेनिकल चाहिए या सिविल चाहिए, तो उस ब्रांच को चूज करूँगा, उस कॉलेज को चूज करूँगा और उस पोर्टल में डाल दूँगा। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद जो मतलब जो मैंने ब्रांच चूज किया, अगर मेरे अकॉर्डिंग मेरी रैंक रही और उसके ओपनिंग और क्लोजिंग रेंज के बीच में मैं आता हूँ, तो फिर उसके अनुसार मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे कॉलेज अलॉट हुआ उसके बाद अपनी नज़दीकी जो मतलब सपोर्ट मैं देवरिया का हूँ, तो जो मेरे देवरिया में पॉलिटेक्निक है वहाँ पे जाके जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं 7-8 डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट को लेके जाना रहता है। और वहाँ पे जो वहाँ के प्रिंसिपल रहते हैं या फिर जो बड़े बाबू रहते हैं, उनसे जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एक कार्ड दे देते हैं। उसके साथ साथ जो भी आपका मतलब जो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, जो भी चीज़ है, इन सारे फ़ोटोकॉपी लेके आपको जहाँ अलॉट हुआ रहता है सेंटर कि मतलब सपोज डैट कि लखनऊ अलॉट हो गया, फिर हीवेट अलॉट हो गया, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं। और वहाँ पे एक चालान कटता है 7,000 रुपये का, जैसे कि वो स्कूल में नहीं कटता, वो सारा चीज़ बैंक पे मतलब कटता है, जो पैसा कटना होता है नज़दीकी बैंक पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा तुम स्किप कर दिए, मैं बता देता हूँ कि जैसे जब इसने जैसे अपना बताया कि आपको जब रैंक कार्ड आ जाता है, तो रैंक आने के बाद से आपको काउंसलिंग करनी होती है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस में एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग फ्रीज और फ्लॉट बोलते हैं।
मतलब जब आप आपके नाम पे कोई कॉलेज अलॉट हो जा रहा है तो अगर आपको वो कॉलेज पसंद आया तो आपको 3250 रुपये दे करके वो कॉलेज फ्रीज कराना होता है अपने लिए। और अगर आपको पसंद नहीं है, आप अगले राउंड के लिए सोच रहे हैं कि अगले राउंड में दूसरा कॉलेज देखूंगा, तो उसके लिए आपको फ्लॉट करना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके बाद से आपका आ जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से एडमिशन लेटर वहाँ से जारी होता है। और इसमें दो चीज़ें होती है, अगर आप जनरल या ओबीसी मतलब अगर आप हैं कैंडिडेट तो वहाँ पे आपको उसके जस्ट बाद में 3250 के बाद से आपने जब अपना वहाँ पे जाके डीवी कराया, जस्ट बाद आपको 7700 रुपये जमा करना होता है, तब जाके वहाँ से आपको एडमिशन लेटर जारी होता है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो वो 3250 के बाद डायरेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ मैं जानना चाहूँगा तुम्हारे से, ये बताओ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं एडमिशन कराने के लिए? सर जी, आपके जो स्कोर कार्ड हैं वो लगेंगे, प्रोविजनल एडमिशन लेटर लगेंगे, और जो है आधार कार्ड का फ़ोटो कापी, और जो आप मार्कशीट लगाए हैं, जैसे 10th किए हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th किए हैं तो 12th की मार्कशीट, और जो भी किए हैं वो मार्कशीट, और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, अगर गैप है तो एफिडेविट भी आपको उसके साथ भी देना पड़ता है। और तो आपको कॉलेज में ले जाके वहाँ पे फ़ोटो वोटो जो लगता है उस हिसाब से आपको ले जाके जमा कर देना है। ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ लगता है उसमें? और सर जी, चालान जो किए रहते हैं, चालान वहाँ पे एक कापी जमा होती है चालान की भी। ये बताओ ओवरऑल कितना फ़ीस लग जाता है फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन कराया जाए, तो ओवरऑल कितना फ़ीस लग जाता है एडमिशन में? ओवरऑल जैसे हम पहले जो है एडमिशन कराते हैं तो मतलब 3250 एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस कटती है, उसके बाद 7700 करीब एक चालान कटता है, तो लगभग हमारा जो है तो 14-15 हज़ार के करीब पड़ जाता है। कॉलेज में भी आकर के अपना चालान कटवाना रहता है बैंक में जो जमा होता है? हाँ, कॉलेज में भी आप अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल में मतलब आपका पैसा जो है वो कटता है 2300 रुपये। और अगर आप मतलब हॉस्टल ले लिए हैं तो मेस जो है, मेस का अलग अलग हर जगह अलग अलग चार्ज होता है, उस हिसाब से आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, जैसे जहाँ जहाँ चार्ज हैं। अच्छा, हॉस्टल लेने के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या क्या देख करके हॉस्टल दिया जाता है, कैसे कैसे होता है? हॉस्टल लेने के लिए हमें जैसे अपने मतलब कॉलेज हमारे घर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए, तभी कॉलेज मिलता है, क्योंकि सीटें कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से अलॉट होता है। और हमें 2300 रुपये उसका भी चालान जमा करना होता है, और उसको भी लगाना होता है साथ में, और वो पैसा स्कॉलरशिप के साथ रिटर्न भी हो जाती है। और रही बात मेस की, तो हर जगह मेस का अलग अलग होता है, और उस हिसाब से लगता है पैसा। मतलब मेस का जो क्या होता है ना, किसी जैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि महंगाई जैसा शहर में जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से मेस का जो खर्चा आता है वो होता है। तो हर पॉलिटेक्निक का ये अलग अलग होता है, ये फिक्स कोई खर्चा नहीं है। तो जो अगर आप जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप मेस लेते हैं तो डाइट का अमाउंट आप वहीं पर जा करके खुद से पता कर लें, और बाकी जो ओवरऑल होता है कि आपका कितना फ़ीस लगेगा वो सब कुछ मैंने बता दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, एक हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हो बाबू? एक हॉस्टल में वो तो एक रूम में कितने लोग? एक रूम में लगभग 3 लोग रहते हैं, और कहीं कहीं की हॉस्टल में 2 ही लोग रहते हैं। जैसे गोरखपुर के जो एडेड कॉलेज है वो महाराणा प्रताप, उसमें एक रूम में 2 ही लोग रहते हैं। अच्छा, अब मैं इसके बाद से ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट में मैं बस एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा। कुछ ऑडियंस का ऐसा डिमांड होगा कि जब आप लोग अपना एडमिशन लेने जा रहे होगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ शिवम तुम बता दो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ टॉप कॉलेजेस का नाम जहाँ पे अगर बच्चे चाहें तो वो एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक और कैंपस, ये सारी चीज़ें देख करके, मतलब बढ़िया कॉलेज क्या क्या है? सर जैसे कि इस टाइम पे 2026 के मतलब डाटा के अनुसार हीवेट है, लखनऊ है, कानपुर तो टॉप पे है, फिर महाराणा प्रताप है, अयोध्या। गवर्नमेंट कॉलेज, ये सब एडेड कॉलेज भी ले रहे हो? सिर्फ गवर्नमेंट के बताओ। गवर्नमेंट में सर लखनऊ है, कानपुर है, अयोध्या है, बरेली है, फिर ये अगर गर्ल्स की बात करें तो ये सावित्रीबाई फुले है, फिर गोरखपुर में भी है। इन सारे टॉप कॉलेजेस मतलब जो सभी बच्चों को या फिर मतलब अपने रैंक के अनुसार आप वो कर सकते हैं। चलिए, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, कुछ इससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि टॉप कॉलेज आपको क्या है। बाकी इसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोलूँगा कि देखिए, कॉलेज का जो सिलेक्शन है ये बस हम आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे गाइड करने का हम प्रयास किए कि आप लोग को एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाए कि अगर आप चाहते हैं डिप्लोमा करना किसी भी सेक्टर से, किसी भी ब्रांच से,
तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। बाकी कहाँ से करना है, कौन सा कोर्स लेना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आई विश कि आपको, आई थिंक मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे जो डाउट होते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, ये सारे चीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो मेरा अपना खुद का भी एक चैनल है, कृष के कारनामे करके यूट्यूब पे चैनल है, आप जाइए सर्च करिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हम लोग अपना गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, हम लोग का है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या के हम लोग छात्र हैं। और अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है और अगर आप लोग आते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग आपको मिलेंगे एज अ सीनियर, और हमारी तरफ से पूरा कॉपरेशन आप लोग को रहेगा। आपकी पढ़ाई को लेकर के आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन सब में हमारे तरफ से पूरा कॉपरेशन रहेगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। विश यू वेरी वेरी बेस्ट लक। ठीक है।